ओके तो आज जो है सैम्पल पेपर डिस्कशन है टर्म 1 का साइंस का पार्ट 2, जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं, बेसिकली जो डिस्कशन है उसको समझ सकते हैं। और या तो उनको एंड में लिंक मिल जाएगा या तो वो जाके सर्च आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जिन बच्चों ने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज को देखिए, हमारे फीचर्स को देखिए, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन ज्वाइन बिकॉज वी टेक लिमिटेड स्टूडेंट्स एंड वी हैव इंटरैक्टिव क्लासेस टू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन। ओके, तो देखो लास्ट टर्न पे हमने कहां तक कवर किया था? यहां तक था। ये सीबीएसई की साइट से ही डाउनलोड किया गया सैंपल पेपर है। टेन हो गया था बेटा कश्यप, 10 हो गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लास्ट 10 पे हमने कर लिया था 10। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या बोल रहे? केयरफुली 10th को हो गया है ये बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, तो पूरा स्टेट केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे मैंने बोला, डायग्राम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बनाने के लिए नहीं लेकिन उनकी लेबलिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें सामने आपके अब आ रही हैं कि डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, यहां पे मिसिंग मींस पार्ट्स हैं जिनको आपको नंबरिंग करना है या लेबलिंग करना है। तो केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स A, B, C, D. Select the option which gives correct identification and main function and of our characteristics. ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट लिखा है ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। पॉइंट समझ में आया? मींस हमें करेक्ट मींस कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि ट्रैकिया जो है इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स, यानी कि बोनी रिंग्स होती हैं, रिंग्स जो इसको सपोर्ट करती हैं वो बोन्स की बनी होती है ताकि इंस्पिरेशन किया जा सके। सेकेंड यहां पे लिख रहा है रिब्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। ठीक है, अब देखो यहां पे ट्रैकिया क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स। नहीं, कैसी रिंग्स होती हैं? कार्टिलेजिनस, पढ़ाया था, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इनकंप्लीट सी शेप्ड, याद है? हाँ, तो अब ये बताओ, क्या ये इनकंप्लीट सी शेप्ड रिंग एनसीईआरटी पढ़ा है? उसमें लिखा हुआ है इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। ये स्टेटमेंट देखा है एनसीईआरटी में? क्या लिखा है या नहीं लिखा है? चलो उसको देखना जाके। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि किस डेप्थ तक हमें पढ़ना है और वही चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, कल ही पढ़ा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो जब ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो रिब्स करीब करीब आ जाती हैं। पॉइंट समझ में आया? रिब्स क्या होती हैं? करीब करीब आ जाती हैं। ठीक है, तो रिब्स आर लिफ्टेड, यहां पे लिख रहा है रिब्स दूर चली जाती है, लिफ्ट कर जाती है, नहीं, वो इंस्पिरेशन में होता है। तो इसका मतलब ये सेकंड कॉम्बिनेशन भी क्या है? गलत है, बी भी गलत है। एल्वियोलाई, थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। नहीं, कल बताया था जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, यानी ये जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा है डायफ्राम इंस्पिरेशन में
ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब इस स्टेट में। तो ये स्टेट कब होती है? जब एक्सपिरेशन होता है। तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। इसका मतलब जो करेक्ट है वो सी है यहां पे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। जैसे फर्स्ट में तो लिखा है लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। ट्रिप्सिन किसको करता है? प्रोटीन को। और पेप्सिन किसको करता है? प्रोटीन को। ठीक है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, चलो। ठीक है, अब यहां पे लाइपेज फैट के लिए है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए है, पेप्सिन प्रोटीन के लिए है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए है। ठीक है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, कार्बोक्सिलेज, ये भी जो है आपका जो पाया जाता है किसमें? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में ये कार्बोक्सिलेज भी आता है। ठीक है, ये भी फर्दर डाइजेशन जो होता है, मींस कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एंड ऑल, बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, परमिएजेस, ये परमिएज क्या करता है? परमिएज क्या करता है? इट अलाउज द एंट्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा है। ठीक है, इसके बीच में प्रोटीन्स होती हैं, याद आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो परमिएज है, इट अलाउज द परमिशन, मतलब ये वो एंजाइम है जो परमिशन अलाउ करता है, ठीक है, टू गो थ्रू। ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो बहरहाल, तो यहां पे ये सब जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि आप जान रहे परमिएज, कार्बोक्सिलिक, ऑक्सीडेज, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, इससे हमारा कोई मतलब है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट देखो, तो ये क्या है? ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो देखो फर्स्ट पार्ट में लाइपेज है, तो इसका मतलब फैट का तो होता ही नहीं है, प्रोटीन का तो होता ही नहीं है, परमिएज से कोई मतलब नहीं है बच्चा, ये हमारा अमाइलेज। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे, सेकेंड पार्ट स्टमक का है, स्टमक में पेप्सिन होता है, करेक्ट। थर्ड पार्ट दिखा रहा है आपका डिओडेनम, ये डिओडेनम दिखा रहा है, ठीक है, तो इसमें ट्रिप्सिन होता है, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट। एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, यानी जो स्टोमेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स में, तो लीव्स की जो लेयर होती है, आपने डायग्राम भी देखा होगा, तो जो क्रॉस सेक्शन है लीफ का आपने स्टडी किया होगा, इसकी अपर लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर लेयरिंग होती है, फिर लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, और बीच बीच में मींस यू हैव व्हाट? द स्टोमेटल पोर ओपनिंग, ठीक है। और स्टोमेटा को जब हम बनाते भी हैं तो इट अपीयर्स लाइक दिस। साइड साइड में क्या होता है? पैलिसेड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पैलिसेड सेल्स। और ये आपका ओपनिंग है, दिस इज स्टोमा, ओपनिंग, माउथ, ठीक है, ये है ओपनिंग, दैट इज स्टोमा, ओके। और ये हमारे होते हैं गार्ड सेल्स, ये होते हैं गार्ड सेल्स, या स्टोमा को हम स्टोमेटल पोर भी कहते हैं, और पूरा ये कहलाएगा स्टोमेटल एपरेटस कंप्लीट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल, यानी ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, यही अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैस इन द प्लांट्स। तो किस पे डिपेंड करेगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, एंड वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। तो देखो यहां पे ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, याद आ रहा है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? मतलब वाटर जो है मूव करता है किधर? फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो बेसिकली जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लांट सेल इज पुट इनटू
आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये पढ़ा है, याद आ रहा है? ठीक है, यानी प्लांट सेल को जब हम डाल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक में, तो प्लांट सेल जब हाइपरटोनिक में जाता है तब तो प्लाज्मोलाइसिस शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो प्लांट सेल स्वेल कर जाता है, इट स्वेल्स बट डू नॉट बर्स्ट, सेल वॉल होने की वजह से, बट डू नॉट बर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे वही है कि यहां पे जो ये स्टोमेटा है, अगर इस पोर को ओपन करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है रेस्ट स्टेज में जो स्टोमेटल पोर है इट इज लाइक दिस, लेकिन जब इसको ओपन होना होता है तो इट अपीयर्स लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या, इट इज क्लोज्ड, यहां पे क्या, इट इज ओपन। तो हाउ इट इज हैपनिंग? Because of the water which is going in or out of guard cells due to osmosis. पॉइंट समझ में है? देखो, जब होता क्या है कि अंदर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, मैलिएट कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं, तो वाटर जो होता है वो अंदर की तरफ एंट्री करना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस से फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, और जब स्वेल कर जाएंगे तो यहां पे आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो ये जो वॉल है ये अपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देता, अपोजिट प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर जब फोर्स पड़ेगा तो ये अपोजिट प्रेशर लगाएगा, और जब अपोजिट प्रेशर लगाएगा तो ये ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और जब क्लोज होना होता है तो यही वाटर बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जिससे ये स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज होता है। पॉइंट समझ में आया? मैकेनिज्म समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट विल वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, बाकी जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन है, ये सारी चीजें तो डिसाइड करेंगी कि कितना क्लोज कितना ओपन। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है पानी कम पड़ेगा, तो वाटर को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, पानी का लॉस ना हो जाए, इसीलिए प्लांट उस वक्त स्टोमेटा क्लोज कर देगा ताकि वाटर का लॉस बच सके। तो वो कंडीशंस है। कोई समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे देखो वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। वी विल कंपेयर ऑफ आवर आंसर्स आल्सो, ताकि उससे ये भी पता चलेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या रहा है, वही चीज। To figure given below such shows a schematic plan of blood circulation in humans with labels 1 to 4. ठीक है, यहां पे 1 to 4 लेबल किया जा रहा है। अच्छा है, यहां पे हम सर्कुलेशन को एक बार पढ़ भी लेंगे, ठीक है, जब हम डिटेल में इस चीज को स्टडी करेंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल। अब देखो, जैसे कि हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है, 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, right atrium, right ventricle and left atrium and left ventricle। बहुत ध्यान से समझना। आर्टरी ये सब नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं? आर्टरी वो वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, और वेन वो वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट के तरफ ले आती है। पॉइंट को समझेगा? ठीक है, तो होता क्या है, अगर इन 4 चैम्बर्स की बात करें तो इसमें आता है ब्लड पूरी बॉडी से, और ये ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। अभी बस मैं एक बेसिक लेवल पे बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यह आपको मदद भी करेगा जब हम इसको लेक्चर में देखेंगे।
पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इसमें आके पोर हो जा रहा है। ठीक है, इसमें आगे पोर हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से इसमें एंटर करता है। देखो डायरेक्शन देखो, पूरी बॉडी से आया, अब राइट वेंट्रिकल में गया, यहां पे भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और जाता है लंग्स में। किसमें जाता है, लंग्स में। याद करो लंग्स में क्यों जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, ऑक्सीजन को ज्यादा, ऑक्सीजन को जो है वो इन करना है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से दूर जा रहा है, किधर जा रहा है, लंग्स में, तो इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी। पल्मोन नाम होता है लंग्स का, पल्मोनरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट से दूर, तो दूर कौन लेके जाता है, वेन, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन। ये पॉइंट समझ में आया, इसको पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं। देखो आमतौर से आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सॉरी, ये होगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी माय मिस्टेक, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे जो आर्टरी होता है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आमतौर से, लेकिन वो डिफरेंशिएशन का पैरामीटर नहीं है। आर्टरी कौन होता है, जो हार्ट से दूर ले जाए ब्लड को, वेन कौन होता है, जो हार्ट की तरफ ले जाए। तो यहां पे देखो ये जो वेसल है ये क्या कर रही है, हार्ट से दूर ले जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक, इस वजह से पल्मोनरी, और उसके बाद ये क्या कहलाएगी, आर्टरी, तो ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पे जो रेस्पिरेशन जो पढ़ा था वो याद कर लो, मतलब गया, फिर वहां पे एल्वेओलर सैक पे एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ। अब जब ऑक्सीजनेशन हो गया, अब यहां से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अब देखो लंग्स से आ रहा है हार्ट तक, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी, और ये ले जा रहा है हार्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। तो बस यहां पे आपको डिफरेंस समझना है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये ब्लड फिर इसमें पोर कर दिया जाता है, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिर बाइकस्पिड वाल्व से यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल आउर्टा से, बाकी और भी डिविजन्स होते हैं, हम यहां पे मेन पढ़, आउर्टा से डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी को, और उस बॉडी के एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है पूरी बॉडी में। इसको एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, हालांकि डिटेल में अभी और स्टडी करेंगे, ये बस मैंने एक बेसिक लेवल पे बताया। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अब आपको करेक्ट करना है। ठीक है, देखो ये क्या शो कर रहा है, व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग व्हाट बॉडी सेल्स, इट इज शोइंग व्हाट बॉडी सेल्स। एक मिनट, बॉडी में ये लंग्स को शो कर रहा है, ये पूरी बॉडी को शो कर रहा है। अब देखो यहां पे अगर देखो तो दिस वन इज व्हाट, ये क्या है आपका राइट एट्रियम, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, ये क्या है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये लंग्स से जो है ब्लड को लेके आ रहा है
ब्लू क्या शो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड क्या शो कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो देखो ये लंग्स से जो है कनेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किधर? देखो लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो जो लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेके आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो पल्मोनरी। ठीक है, और पल्मोनरी हो गई तो फिर वो आ रहा है हार्ट की तरफ, तो ये क्या है हमारा? पल्मोनरी वेन। तो देखो फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, ये तो करेक्ट है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, यानी पल्मोनरी वेन का काम होता है बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को लेना। तो ये बताओ ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अभी जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग। जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, दैट इज इनकरेक्ट। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड बोल रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये देखो ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो आपका है चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अओर्टा से बॉडी में भेजता है, तो ये सेकंड वाला तो पल्मोनरी आर्टरी है ही नहीं ना। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट भी गलत, सेकंड पल्मोनरी आर्टरी है ही नहीं। सेकंड जो है हमारा ये तो अओर्टा है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन वैसे ही गलत। थर्ड को बोल रहा है ये अओर्टा है, तो अओर्टा में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहां पे दिखा रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वैसे भी गलत हो गया। अब आता है फोर्थ, वेना केवा। ये दिखा रहा है कि ये वेना केवा है। तो देखो जैसे मैंने बताया पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। ऑरिकल भी कहते हैं, एट्रियम भी कहते हैं, एट्रियम भी कहते हैं और ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके फाइनली आके हार्ट में ज्वाइन होता है, इसको हम कहते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा, दिस वन। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो ये लिख रहा है फोर्थ वेना केवा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और इट टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, यानी बॉडी पार्ट से ब्लड को ले जाके राइट ऑरिकल में पोर करता है। तो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट समझ में आया? अब ये देखो किस डेप्थ में क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो अगर आपने अच्छे से सारी चीजें अटेंड की हुई हैं, अच्छे से एनसीईआरटी उसके डायग्राम्स और लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ। अगर यही हम टॉपिक कवर कर लेते हैं तो ये और आसान, लेकिन मैंने बता भी दिया कि कैसे कैसे वेसल्स वर्क करती हैं। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अभी भी सीरियस नहीं है, कुछ बच्चे टेस्ट में सीरियस नहीं है, कुछ बच्चे असाइनमेंट्स में सीरियस नहीं है, कुछ बच्चे क्विज को हल्के में ले रहे हैं। यानी यहां मेहनत कर करके मैं रेडी कर रहा हूं, सारी चीजें आप लोग को डिलीवर कर रहा हूं, वही होता है कि अभी कदर नहीं है। अभी पूरी इंडिया के लिए अभी मैं अनलिमिटेड कर दूं, एडवर्ड्स चला दूं, अभी एड्स चला दूं, पैसा खर्च करके बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे, तब उस चीज की कदर होगी। अभी लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 घंटा सिर्फ क्लास में जाना है, क्विज में 2 मिनट लगता है, असाइनमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन मैं देता हूं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। उस एक क्वेश्चन इतना भारी पड़ता है 48 घंटे में। अब वो भी लेट सबमिशन अलाउ कर दिया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, चलो ठीक है। अब लेट सबमिशन मतलब ये थोड़ी 1 हफ्ते बाद, इतना भारी है। 1 घंटा लेक्चर और जिस दिन असाइनमेंट जाएगा तो 48 घंटे मिलते हैं उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, जो जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाए। और थर्ड हुआ क्विज, जब साइंस पढ़ते हैं क्विज में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है।
बाकी आपकी सेल्फ स्टडी है, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, नोट्स जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, पुराने वीडियो से जितना रिवीजन करना चाहो करो, एनिमेशन से जितना सीखना चाहो सीखो, वर्चुअल लैब से जब भी चाहो वो करो, उन सब की पूछताछ थोड़ी हो रही है। टेस्ट में सीरियस नहीं, असाइनमेंट्स में, क्विज में और क्लास में। और क्लास में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो भी क्लियरली नहीं सुनते। अब मैंने सोच लिया मैं अब कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा कि सर ये कहां मौजूद है, सर ये चीज नहीं मिल रही है, सर वो चीज नहीं मिल रही है। एक एक चीज क्लियरली बताने के बाद भी इंस्ट्रक्शंस क्लियर ही नहीं रहते। क्यों? अटेंशन ही नहीं है। और उसका नुकसान मुझे नहीं होगा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, अगले सेशन में नए बच्चे होंगे और अगले सेशन के लिए और भी कुछ सोचा हुआ है, करूंगा कि हर बच्चे को एक्सेस मिल सके। घटा दूंगा, फीस ही घटा दूंगा और ओपन कर दूंगा, अनलिमिटेड कर दूंगा, यही करूंगा। आओ 100, 150, 200, 250, कम से कम वो जो मेहनत कर रहा हूं कि बच्चा क्विज अटेम्प्ट करेगा तो चलो उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, असाइनमेंट सबमिट होगा तो एक बार उसका एक रिवीजन हो जाएगा क्विक। वीडियो असाइनमेंट्स ऑलरेडी बना के मैं नियोस इन्फो पे डाल चुका हूं, पूरे साल मेहनत की मैंने, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं। ऐसा लगता है कितना बड़ा बर्डन है। कितनी बार मैंने लास्ट वीक भी, कल भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उससे पहले भी जब मैं, कितनी बार मैंने कहा कि पहले मैं डीसीडीएच के लिए लाइव आ जाता था, पता चला 1 घंटा बैठा हुआ कोई ज्वाइन ही नहीं किया, ऐसा भी गुजरा है। 1 घंटा बैठा हुआ कोई ज्वाइन ही नहीं किया। तब मैंने रियलाइज किया कि चलो जिसको पूछना है, पहले एक वीक डीसीडीएच होता था, दूसरे वीक टेस्ट होता था, एवरी वीक मैंने कर दिया। वही कहते ना, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये बोला कि सैटरडे में जिसको भी डीसीडीएच लेना हो वो सैटरडे में मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे कल डाउट पूछना है, दैट्स इट। डीसीडीएच विल बी अरेंज, चाहे वो 1 बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो। कल भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, उससे लास्ट वीक भी इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन क्यों नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको पूछना। मैं मना कर रहा हूं कि मैं डीसीडीएच नहीं अरेंज करूंगा, लेकिन जब मैं 1-1 घंटा बैठा रहता था तो मेरा वो टाइम वेस्ट होता था। मैंने कहा चलो मैं लाइव हो जाऊंगा, उसके साथ साथ दूसरा काम कर लूंगा। पता चला कोई स्टूडेंट ही नहीं आया, अगर स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसका डाउट बता दूंगा। अब 10 बजे से फॉर एग्जांपल डीसीडीएच है, ज्वाइन कर रहे हैं 10:45 पे। जब वो करता था तो मैंने कहा अगर आपको डीसीडीएच करना है तो आप 10 बजे ज्वाइन कर जाइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे 10 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सब कोई 10:30 पे आ रहा है, कोई 10:45 पे आ रहा है। आप ही वैल्यू नहीं कर रहे, वैल्यू है ही नहीं। फिर मैंने बोला डीसीडीएच अब नहीं, जब आप मैसेज करो, मैंने बोला सैटरडे में मुझे मैसेज कर दो, इफ आई हैव टू आस्क डाउट्स आई विल अरेंज डीसीडीएच ऑन संडे। डीसीडीएच तो वैसे भी रूटीन में है, लेकिन श्योरिटी तो होनी चाहिए कि बच्चा आने वाला है। हाँ, 1000 बच्चे होंगे तो उसमें से कोई ना कोई ज्वाइन ही कर जाएगा, लेकिन तब भी क्लियर नहीं है इंस्ट्रक्शंस। अब पता नहीं अब इसके बाद क्या। वही होता, अभी 50,000 रुपए लो, 60,000 रुपए लो तो हर चीज की वैल्यू। इतने सारे फीचर्स है, उसका फायदा उठाओ। ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, क्विज बना रहा हूं अकेला बैठ के, असाइनमेंट्स। एक क्वेश्चन पेपर आके कभी मेरे साथ बैठिए आप लोग, एक क्विज बनाने में कितना टाइम लगता है आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर जो आप देखते हैं ना, खड़ाक से 1 आधे घंटे का क्वेश्चन पेपर आ गया रेडी, हमने फौरन ऑप्शन कर दिया, उसके पीछे का देखो कैसे जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, आंसर्स इनपुट किए जाते हैं, सॉल्यूशंस इनपुट किए जाते हैं। एक पेपर बनाने में 1.5 घंटा जाता है, 3 पेपर बनाने में 4 से 4.5 घंटे जाते हैं। वो जो ऑटोमेटेड आप देखते हैं स्क्रीन पे 9 बजे,
लेकिन आधे घंटे में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, 5 मिनट 2 मिनट की क्विज में क्या हो जाएगा। मतलब इतने सारे फीचर्स, आप उसके पेमेंट कर रहे हो लेकिन तब भी उसका फायदा नहीं उठाना, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। वही मैं कहता हूं, फिर ऊपर वाला ही भला करेगा। अब इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या, एक टाउन में जो है ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इससे ज्यादा क्या। वही मैं कह रहा हूं ना, अभी मैं 50,000 60,000 25,000 30,000 अभी चार्ज करने लगूं तो फिर हर एक चीज की वैल्यू हो जाएगी। टाइम पे टेस्ट भी होगा, क्विज भी आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ठीक है। इस सेशन में भी, हर सेशन में कुछ ना कुछ मैं सीखता हूं। इस सेशन में भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस मिला है जो अब नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करूंगा मैं। उसमें सीधा अगर इस टाइप के स्टूडेंट्स हुए उस बैच में ही शिफ्ट कर दूंगा, यहां पे फीचर्स ही नहीं होंगे। एकदम साफ साफ पेमेंट कर चुका, वापस वापस नहीं मिलेगा, जाओ उस बैच में क्लास करो और जाओ स्टडी मटेरियल। बस तुम्हें नहीं क्विज खेलना, टेस्ट देना, जाओ दूसरे बैच में शिफ्ट, खत्म बात। पेरेंटल एक्सेस है, पेरेंट्स आपकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं ताकि वो आपको ट्रेस कर सके, लेकिन फीचर्स का फायदा ही नहीं उठाना। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। ठीक है, मतलब यहां पे कह रहा है कि ये जो आपका फॉर एग्जांपल चैम्बर्स है, तो यहां पे ये जो एरोज क्या शो कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है। तो कह रहा है विच फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। कौन सा फेज है? देखो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट और रिलैक्स स्टेट। ठीक है, मींस ये जो 4 चैम्बर्स है, अब जैसे यहां पे ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ब्लड इसमें साथ ही चलता है, ब्लड इसमें से इसमें और ब्लड इसमें से इसमें आ जाएगा। तब ये क्या करेंगे, रिलैक्स। ये किस स्टेट में होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फेज होता है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज, और जो रिलैक्स फेज होता है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज। अब यहां से जब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब गया ब्लड, अब ये क्या कर जाएगा, दिस विल रिलैक्स, और ये क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑरिकल्स या एट्रिया रिलैक्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से ब्लड सीधा बॉडी में और यहां से ब्लड सीधा लंग्स में, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लड आगे जो है पुश फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है एट्रिया, तो उस वक्त वेंट्रिकल्स जो होते हैं रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और जब ये रिलैक्स स्टेट में होंगे तो ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को हम बोलते हैं सिस्टोलिक फेज और रिलैक्स स्टेट को हम बोलते हैं डायस्टोलिक फेज। ठीक है, अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि जब ये वाला, ये कौन सा है, दिस वन इज व्हाट, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो अभी मैंने बताया कि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे तो राइट वेंट्रिकल उसी एक ही टाइम में राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड लंग की तरफ मूव करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ए, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। मतलब यहां पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दीज टू, तो क्या होगा, तो ये कह रहा है ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करेगा। मींस जब ये और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है,
बी क्या कह रहा है, ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए और पूरी बॉडी में ऑर्गन्स तक जाएगा उसी वक्त साइमल्टेनियसली। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। थर्ड समझते हैं, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, यानी कि जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से ब्लड डायरेक्ट इसमें जाएगा और यहां से ब्लड डायरेक्ट इसमें जाएगा। क्या ये करेक्ट है, सी वाला? सी सी बिल्कुल नहीं करेक्ट है, ठीक है। डी, ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन, यानी जब ये दो चैम्बर्स, ये कह रहा है जब ये दो चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लंग्स से ब्लड इसमें आता है, ठीक है, और पूरी बॉडी से ब्लड इसमें आता है। तो ये भी इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, क्योंकि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से ब्लड लंग्स में जाएगा और यहां से ब्लड उसी वक्त पूरी बॉडी में जाएगा साथ साथ। पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? देखो यहां पे ये कह रहा है कि जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से डायरेक्ट ब्लड इसमें जाता है और यहां से डायरेक्ट ब्लड इसमें जाता है। क्या ऐसा होता है? सी ऑप्शन ये कह रहा है। हाँ, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं जब हम इस टॉपिक को लाइव प्रोसेस में आगे प्रोसीड करने, यही अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इन द लाइव प्रोसेस, तो वहां पे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये कह रहा है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। सोचो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर? अब ये कह रहा है फर्स्ट, तो कह रहा मैच द लेबलिंग रिफर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन, यानी कौन सा करेक्ट है। अब यहां पे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहां पे कह रहा है फर्स्ट पार्ट, और ऑप्शंस क्या क्या है? द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईट्स, ठीक है। जैसे सेकंड क्या है हमारा? लीवर है। फर्स्ट क्या है? ब्यूकल कैविटी है, पार्ट को लिख लेते हैं। थर्ड क्या है? डिओडेनम है या स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते हैं, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पे इन्होंने कॉलन। फोर्थ यहां पे क्या है? दैट इज इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स यहां पे दिखाए, तो ऑब्वियसली एक डिओडेनम है, एक इलियम है, ओके। अब यहां पे ये कह रहा है कि फर्स्ट, क्लियर, फर्स्ट ये ब्यूकल कैविटी है। अब देखो द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो नहीं है कि फूड जैसा होगा, जिस टाइप का फूड खाता है तो उस हिसाब से उसका ब्यूकल कैविटी लंबा या चौड़ा या छोटा होगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, यानी यहां पे स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल डाइजेशन होता है, तो ये कुछ सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, यानी लाइपेज का जो मैंने बताया था डिओडेनम में क्या होता है, जो फैट का इमल्सिफिकेशन है होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो वहां पे लाइपेज एंजाइम जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या होता है? एक्टिवेट होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि फैट इमल्सिफाई हो जाता है, छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है, उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, बाइल सॉल्ट्स की मदद से, ये बताया था। अब देखो, अब ये बताओ जो पढ़ाया है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, तो अब समझ में आया कितने डेप्थ में स्टडी करना है। हाँ, ठीक है।
तो यहां पे, और वही मैं कह रहा हूं, आप जैसे लक्ष्मी सिंह मंजीत कॉल लेंगे तो वो आपके एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग उसका एलेबोरेशन रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मी सिंह, प्रदीप, मतलब इन सबका निचोड़ होता है, और मुझे उस लेवल तक टच करना होता है जहां तक आपको रिक्वायर्ड है बोर्ड में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए, और फिर अगर मेरे लेक्चर्स को आप दोबारा कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल वो आप ही लोग के लिए रिकॉर्डेड जो है। तो यहां पे वही चीज है कि दैट इज द इनिशियल फेज ऑफ सॉरी इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, तो ये तो डिओडेनम में होता है, यानी कि थर्ड पार्ट। फोर्थ क्या कह रहा है? दिस इज द साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब। देखो कंप्लीट फाइनल डाइजेशन कहां पे होता है? इलियम में होता है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब यहां पे जब हम कॉम्बिनेशंस को देखेंगे तो ब्यूकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन है, यानी फर्स्ट बी से कनेक्टेड है। तो यहां पे फर्स्ट बी से कनेक्टेड कौन कौन से दिख रहे हैं? दो, बी और सी। ठीक है, तो मुझे हटाना पड़ेगा। फर्स्ट जो है वो बी से कनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ब्यूकल कैविटी है, और ब्यूकल कैविटी में क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट बी जो है, ये दो ऑप्शन से ये हमारे करेक्ट है, तो पहले ही दो इनकरेक्ट हो गए, यानी हमने 50-50 पहले ही कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड का सी, ये कह रहा है जो सेकंड पार्ट है यानी स्टमक है, पहले देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको और छोटा करें ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए। तो ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड लीवर है, यहां पे तो लीवर को इन्होंने डिनोट किया है। हाँ ठीक है, तो लिवर से हमारा क्या सिक्रीट होता है? सेकंड क्या है? लिवर। लिवर से हमारा सिक्रीट होता है बाइल। इस बाइल की प्रेजेंस में क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड, फर्स्ट बी है तो सेकंड का क्या हो जाएगा? दैट इज सी। तो सेकंड का सी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सी वैसे ही गलत हो गया। तो तीन ऑप्शंस गलत हो गए, तो ऑब्वियसली अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो सेकंड वाला भी मैच कर जाता तब हम थर्ड को देखते, थर्ड भी मैच कर जाता तब हम फोर्थ को देखते। तो यहां पे सेकंड पे ही क्लियर हो गया कि बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तो बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? क्यों सेकंड को यहां पे एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन लिखा हुआ है, ये चीज समझ में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ? अब देखो पेशेंट्स टीथ को देखने के लिए हमें कैसी इमेज चाहिए? मैग्निफाइड होनी चाहिए, ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं उल्टा दांत दिखे, ठीक है। तो मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर नहीं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? व्हाट यू विल गेट? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको क्या मिलेगा? स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो वो भी नहीं चाहिए। प्लेन मिरर में सेम साइज दिखेगा, वो भी नहीं चाहिए। हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और मैग्निफाइड होती है। इसका मतलब डेंटिस्ट जो मिरर में यूज करता है दांत को देखने के लिए, दैट इज व्हाट? कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस? अभी हमने लेंसेज नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है? हर तरह की इमेज बनती है, स्मॉल, सेम साइज, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, सब टाइप की बनती है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इमेज। और कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉल, वर्चुअल,
एंड इरेक्ट। तो जब हम लेंसेस की बात करते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में होता है वही कॉन्वेक्स लेंस में होता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेजेस बनेंगी? हर टाइप की, मैग्निफाइड, स्मॉल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, समझ गए? और जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वही हमें कैसा मिलेगा? कॉनकेव लेंस में। यानी कॉनकेव लेंस से कैसी इमेज बनती है? हमेशा स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस। ये रिलेशन समझ में आया? ठीक है। अब देखो, कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते थे? कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? यस, कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहां पे जो बोल रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस, यानी किसकी बात कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर। ठीक है। अब देखो, जब हम लेंसेस का डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो हम अब कॉन्वेक्स लेंस बना, कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि वो आसानी भी रहेगी आपको जब हम पढ़ेगा। और यही एकदम लास्ट टॉपिक रहेगी। जैसे वहां पे हम पढ़ते थे पोल, यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ओ। वहां पे हम पढ़ते थे एफ, यहां पे भी होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि लेंस है तो इसका मतलब लाइट जो है वो पास कर सकती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका फोकस यहां पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका फोकस यहां पे बनेगा। पॉइंट समझ में आया? बस ये बेसिक्स अभी याद रखो, कैसे वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे वहां पे मिरर में याद करो, कॉनकेव मिरर होता था तो यहां पे क्या होता था? पोल, ये होता था फोकस, ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल की जगह क्या है? पोल की जगह क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। फोकस की जगह फोकस ही है, लेकिन चूंकि लेंस है तो इसीलिए इसके दो फोसाई होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो सामने इधर फोकस बनेगा क्योंकि लाइट इधर से आएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो लाइट इधर से आएगी, लेकिन हम स्टैंडर्ड में लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यस, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग ही होता है ना। तो लाइट जब इस पे पड़ती है तो कन्वर्ज कर देता है ना लाइट रेस को, और वो लाइट रेस कन्वर्ज होकर फोकस ही पे जाती है। देखो, पैरेलल लाइट जो रहेगी वो क्या होती है? हमेशा फोकस से पास करती है ना। जो लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करती है। ये लॉ पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे हमने, वही रूल्स यहां पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे वहां पे मैं दिखा, जैसे मैंने बताया ना, यहां पे देखो, जैसे पोल होता है यहां पे, वैसे यहां पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। रिलेट करो बस, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यहां पे मिरर का एक फोकस होता है, लेकिन लेंस के दो फोसाई होते हैं, डिपेंडिंग ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ। ठीक है, जैसे ये सेंटर, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ये एक्स है, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहां पे भी इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। This will be f1, this will be f2. दोनों वैल्यूज सेम होगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, और जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर
F से लेकर P तक X है तो ये भी X होता है यहां से लेकर यहां तक। सेम यहां पे क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 2F2, मतलब 2F, ट्वाइस ऑफ फोकस, और यहां पे लिखेंगे 2F1। तो अगर मैं इसको और अच्छे से बना दूं ताकि आप लोग क्लियरली समझ सको, तो देखो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F2, ये हो जाता है 2F2, ये हो गया हमारा F1, ये हो जाता है हमारा 2F1। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में ये होता है पोल, ये होता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा हुआ है तो जैसे हम बोलते थे बियॉन्ड C, यहां पे बोलेंगे बियॉन्ड 2F2। पॉइंट समझ में आ गया? यहां पे बोलते थे एट C, तो यहां पे बोलेंगे एट 2F2। यहां पे बोलते थे बिटवीन C एंड F, तो यहां पे हो जाएगा बिटवीन 2F2 एंड F2। यहां पे बोलते थे ऑन फोकस, तो यहां पे हो जाएगा एट F2। यहां पे बोलते थे फोकस एंड पोल, यहां पे हो जाएगा फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम C पे बनाते थे, C पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होता था, लाइट रे गई पैरेलल, फोकस से पास की और एक पोल से, ठीक है, मतलब सेम साइज ऑब्जेक्ट बनता था। ये याद आ रहा है? बस अभी ये बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब C पे ऑब्जेक्ट है तो यहां पे 2F2, यहां पे भी सेम साइज बनेगा, लेकिन देखो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब यहां से पैरेलल गई लाइट, जब पैरेलल गई तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से, ऐसे बना दिया। और यहां पे पोल से दिखाया था तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो देखो यहां पे भी सेम साइज इमेज बनेगी, इमेज बनी। यहां पे C पे ऑब्जेक्ट था तो C पे इमेज बनी, सेम साइज। यहां पे 2F2 पे ऑब्जेक्ट था तो 2F2 पे इमेज बनी, कैसी बनी, सेम साइज। बस यही फर्क रहता है। कुछ दिमाग में आ रहा है बेसिक लेवल पे, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अगर रिलेट कर पा रहे हो तो थोड़ी मेरी मेहनत कामयाब रहेगी। अगर कोई डाउट है तो पूछो। डाउट मतलब जो चीजें अभी बताई हैं रिलेट करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन का मतलब रियल इमेज, जाहिर सी बात है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो कौन सा कर रहा है? अब देखो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2 इंटू फोकल लेंथ किसको डिनोट कर रहा है, 2F2। पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां पे फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, दिस इज 2 इंटू फोकल लेंथ और ये हो गया मींस 2F2। ठीक है, हाँ अब देखो ये वाला A इनकरेक्ट क्यों है? अब देखो यहां पे वही चीज कह रहा है, 2 इंटू फोकल लेंथ, मतलब इसको डिनोट कर रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक 2 इंटू फोकल लेंथ का ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ। ओके, तो अब यहां पे देखो गौर से, ये दिखा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर पे रे इंसिडेंट हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया जो ऑप्टिकल सेंटर पे रे होगी वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी।
तो देखो यहां पे पहले डायग्राम में एक हमें इनकरेक्शन दिख गया, क्या? दैट इज कि यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, और रिफ्रैक्ट करती हुई दिख रही है, तो ये गलत वैसे ही हो गया। पॉइंट समझ में आया? इमेज फॉर्मेशन तो दूर की बात। पॉइंट समझ में आया? ए क्यों रॉन्ग हो गया? यस बेटा जल्दी बताइए। हाँ, दूसरा क्यों इनकरेक्ट है? लाइन यहां से पैरेलल जा रही, तो देखो यहां पे 2f से क्रॉस होती हुई दिख रही। मैंने आपको बताया कोई भी लाइट पैरेलल होगी, कहीं से भी ऑब्जेक्ट रखा हो, वो हमेशा किधर से पास करेगा? ठीक है, f से। तो ये गलत है। इसी तरह यहां पे भी देखो लाइट पैरेलल जा रही है, लेकिन 2f से पास होती हुई दिखाई दे रही है, दिख रहा है? इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे देखो डी में लाइट पैरेलल जा रही है, फोकस से पास कर रही है, ये वाली तो करेक्ट है। लेकिन यहां पे देखो ये फोकस से पास कर रही है, लेकिन अगर फोकस से कोई लाइन पास कर रही है तो उसकी इंसिडेंट पैरेलल आनी चाहिए। यहां पे देखो ऐसे दिखा रहा है, दिख रहा है? ये भी रॉन्ग है। अब यहां पे सी वाले पे आते हैं, तो पैरेलल लाइट फोकस से क्रॉस कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड है, मतलब वो डायरेक्ट जा रही है। दिस मींस, अब देखो ये वाला जो है इमेज फॉर्मेशन करेक्ट करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो जो अभी बेसिक लेवल पे हमने एक्सप्लेन किया, तो देखो उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्यों ये डायग्राम गलत है ये भी बता दिया, ठीक है? तो देखो रे डायग्राम कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रे डायग्राम को किस लेवल पे हमें स्टडी करना है, ठीक है? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इट सेज, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on? देखो यहां पे कह रहा है कि मान लो एक पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट सोर्स मतलब, तो इंसिडेंट होने के बाद ये सारी की सारी पैरेलल हो जाए, ऐसा किस में होगा? अब देखो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, मान लो फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल, यानी फोकस से कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, यानी कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह ओके आगे, एक्चुअली क्या ना कि इसमें टाइम डालना होता है,
अब टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। मैंने 1 घंटे का टाइम डाला था। अब देखो इसी तरह कॉनकेव मिरर क्या होगा, मान लो ये फोकस है, तो जब फोकस से लाइट इंसिडेंट होगी तो देखो ये रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगी, यस और नो? हाँ भाई, ठीक है। तो वही चीज ये कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। पॉइंट सोर्स कुछ भी हो गया, टॉर्च हो गया, कोई एक लेजर लाइट हो गया, मतलब ये सारी चीज है। तो यहां पे वही चीज हो गया कि कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। यानी कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, यानी दो प्लेन मिरर आपने रख दिया 90 डिग्री पे, तो ये नो। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, नो। कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। कश्यप ने ज्वाइन किया कि नहीं किया? ओके, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है? कंसिडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर 1.333। Based on the refractive indices of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order. तो देखो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। उसके बाद होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, नहीं सॉरी, दैट इज वाटर, क्योंकि वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा, तो स्पीड और कम। और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो स्पीड सबसे कम। तो यहां पे ऑप्शन होगा सी करेक्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना स्पीड कम, स्पीड जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, ठीक है। ओके, ये 21 डिस्पर्जन से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट संडे एक्स्ट्रा क्लास में कवर करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल इसमें ज्यादा बताना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग इट। क्वेश्चन नंबर 21। और कोई पिछले में से क्वेश्चन हमने कोई स्किप तो नहीं किया था? पिछले सेशन में हमने सारे बता दिया था ना, सब कवर हो गए थे। यस, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये कह रहा है एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहां पे एक मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वन स्मॉल बॉक्स, ये कह रहा है जो स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब C से लेकर F तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। यानी C से लेकर F तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली F से लेकर पोल भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ यहां पे क्या होगा? +3 सेंटीमीटर या -3 सेंटीमीटर? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, यस, -3, क्योंकि फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए पोल से हमें उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमने देखा कि
फोकस कितना हो जाएगा -3। तो देखो मिरर हैज द फोकल लेंथ ऑफ -3 ठीक है, तो -3 वाले ऑप्शन दो ही है, तो ए और डी वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो हम ये जानते हैं जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सी पे ही इमेज बनती है, सेम साइज का मतलब मैग्निफिकेशन 1। और अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन विल बी माइनस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, इस वजह से माइनस। सेम साइज बन रही है, दोनों का साइज सेम है, तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये भी हमें हमारे लेक्चर से मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमीस्फेरिकल ग्लास स्लैब। देखो यहां पे एयर है, ये ग्लास है, अगेन दिस इज एयर। अब यहां पे एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है लाइट रे, लेकिन क्या यहां पे तुम्हें कोई रिफ्रैक्शन दिख रहा है, कोई रिफ्रैक्शन दिख रहा है? जब ये लाइट रे ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है, तो जब कोई रिफ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे है, और एंगल फिर कितना बनेगा, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंगल कितना बनेगा, 0। क्योंकि यहां पे जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो देखो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं नजर आया, तो जब रिफ्रैक्शन नजर नहीं आया इसका मतलब वो उसके नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट समझ में आ गया? तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 0। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन में। सेक्शन सी और सेक्शन बी बचा हुआ, ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो हमारे। ठीक है, जब देखो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वाला नेक्स्ट संडे कवर हो जाएगा तो हम हर संडे सैंपल पेपर डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, हर संडे रखते हैं। अगर डीसीडीएच किसी को डाउट पूछना होगा तो वो तो 10 बजे से, नहीं पूछना होगा कोई बात नहीं, 11 बजे से हमारा सैंपल पेपर डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट संडे पहले एक्स्ट्रा क्लास, मतलब नेक्स्ट संडे एक्स्ट्रा क्लास चलेगी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की, वो टॉपिक्स कवर कर लूं ताकि उससे क्या होगा, हम मैक्सिमम चीज कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये फिर डिस्कशन करने में आसानी भी हो जाएगी। हालांकि मैक्सिमम तो चीजें कवर हो गई, लाइफ प्रोसेस का इतना नहीं होता है, लेकिन जैसे कुछ चीजें फिजिक्स की। ठीक है, चलो फिर आज जो है यहीं तक। एनीथिंग एल्स? अच्छा ये बताओ, इसकी लाइव क्लास करने में क्या क्या परेशानी आई? सब सही था, गुड। अगर कंपेयर करो टीचमेंट से और इसमें, बस ये मैं नहीं दिख पा रहा हूं।
लेट चलती थी, जैसे मतलब लेट। हाँ बेटा, मैसेज के लिए तो ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा ना ताकि मैसेज जब करेंगे ताकि तभी डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, नहीं तो स्क्रीन पे जो है वो मैसेज दिखाई देगा। अच्छा, मतलब लैग इसमें ज्यादा नहीं आ रहा है, मतलब उसमें यह है कि आवाज आ रही है उसके बाद जो है वो लिख रहा है। हाँ ओके, मतलब लैग इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। ओके, नहीं तो ये फीडबैक मैं दूंगा ना। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। जूम नहीं है इसमें, नहीं नहीं जूम है, होता है बेटा, जूम है, आप करिए। मैंने चेक किया था। साइड में देखो एक बटन है, लेफ्ट साइड में चौथा वाला, मतलब सबसे पहला वाला जो आपका है। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक करता हूं। अच्छा, इसमें मेरा, मैंने चेक किया था ये। इसमें मेरा भी नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छी चीज आपने बताई है, रुक जाओ, इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने, पता है, जब मैं लाइव क्लास चेक किया तो मैंने जूम करके देख, इसमें मेरा भी नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग, मेरा भी नहीं हो रहा है। मैंने एक एक चीज चेक की थी तभी प्रोवाइड किया था फीडबैक। अच्छा रुक जाओ, चैट के बगल में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चैट के बगल में है। वो जूम का ही ऑप्शन है। चलो देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको फिर से। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।